प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है, न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं और उनके जो कानूनों के जो संवैधानिक दृष्टि से वो अगर संविधान की भावना के अनुरूप है या नहीं है, उससे संबंधित उसकी वो क्या समीक्षा कर सकते हैं। यदि उनके कार्य देश में जो संविधान लागू है उसके अनुरूप है तो वो सही है, और यदि जो लागू संविधान है उसके प्रतिकूल है तो उसको क्या है, शून्य व अमान्य घोषित कर सकते हैं। यदि हम इसके अर्थ को थोड़ा सा विस्तार से देखें तो कॉर्विन कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अभिप्राय न्यायालयों की वह शक्ति है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने के संबंध में प्राप्त है जिन्हें वे अवैध और व्यर्थ समझती हैं। पिनाक और स्मिथ जो हैं वो कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व प्रशासन के उन कार्यों को जो संविधान के प्रतिकूल हो रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। एम.वी. पाइली कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता की जांच करती है। अब हम न्यायिक पुनरावलोकन की जो यह अवधारणा है उसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः अमेरिका से संबंधित मानी जाती है, किंतु पिनॉक और स्मिथ ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार की उत्पत्ति को ब्रिटेन से माना है। उनका मानना है कि अमेरिका का संविधान प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा निहितार्थ से ही इसकी व्यवस्था वहाँ होती है, किंतु इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि न्यायिक पुनरावलोकन को सबसे पहले अमेरिका में ही निष्पादित किया गया था। 1803 में अमेरिका के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसिन नामक विख्यातवाद में पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की प्रस्तावना की थी। अपने निर्णय में न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया था कि लिखित अचल और सर्वोत्तम संविधान की धारणा तब तक व्यवहारिक नहीं बन सकती जब तक न्यायालयों को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की इस दृष्टि से जांच करने का अधिकार न हो कि वह कार्य संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति का इस निर्णय के बाद अन्य देशों में भी प्रसार हुआ। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति केवल उन्हीं देशों में न्यायपालिका को मिली है जो लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक देश हैं। इसके अलावा इसकी कुछ पूर्वापेक्षाएं अनिवार्य शर्तें भी हैं। लिखित और अचल संविधान यानी कठोर संविधान तथा सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका होना जरूरी है न्यायिक पुनरावलोकन के लिए, किंतु हर लिखित और कठोर संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हो यह भी जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोवियत संघ का संविधान जो है वो लिखित और कठोर है, परंतु वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। लिखित संविधान वाले लोकतांत्रिक देशों में न्यायिक पुनरावलोकन का विशेष महत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन की यह जो शक्ति है, एक और जहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की रक्षा करने में योगदान देती है, वहीं संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की निरंकुशता जो है उसका खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों में एक ही राजनीतिक दल का आधिपत्य होता है। इसलिए संविधान की रक्षा और उसकी सटीक व्याख्या, व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना आदि विशेष कार्यों में न्यायिक पुनरावलोकन का बड़ा महत्व है। न्यायिक पुनरावलोकन
कि यह शक्ति यदि भारत की तरह संविधान में अंतर्निहित हो तो यह राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने में बहुत सहायक होती है। अब हम भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संविधान में क्या प्रावधान है और भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में संविधान लिखित और कठोर और सीमित अर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। देश में सभी स्तरों पर राजनीतिक शक्ति का संगठन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। यद्यपि संविधान में कहीं पे भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि संविधान सर्वोच्च है, किंतु संघीय और राज्य सरकारों की शक्तियों का स्रोत क्या है, संविधान ही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 13(2) जो हैं उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को कम करती हो, और इन अधिकारों के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि क्या है, शून्य होगी, अर्थात वो नहीं लागू होगी, नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करते हुए उसमें कहा गया है कि इन अधिकारों को, जो नागरिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको उचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि संविधान के भाग 3 में जो दिए गए अधिकार हैं उसमें से किसी को लागू करने के लिए न्यायालय किसी आदेश, निर्देश या लेख, जिनके अंतर्गत रिट, जिनको हम कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रछा और उत्प्रेषण के जो हैं रिट, उनको जारी कर सकता है और उनको निकालने की उसको शक्ति है। इसी प्रकार आर्टिकल 226 में भी यह प्रावधान किया गया है उच्च न्यायालयों के लिए, हाई कोर्ट के लिए। उसमें कहा गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय जो हैं वो संविधान के भाग 3 के द्वारा जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको लागू कराने के लिए उस राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति या प्राधिकरण जो हैं उसके प्रति किसी प्रकार का आदेश, निर्देश या लेख जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 व 226 में न्यायपालिका को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया के क्षेत्र को व्यापक और सार्थक बनाने के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न रिट्स हैं, लेख हैं, उनका वर्णन संविधान में किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। 5 प्रकार की रिट्स हैं। पहली जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, हैबियस कॉर्पस जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब ये है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जिसको बंदी बना रखा है न्यायालय के समक्ष साक्षात सशरीर प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश किसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया हुआ है। यदि बंदी व्यक्ति अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय तथ्यों की पूर्ण जांच करके संबंधित व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। इसके बाद में जो दूसरी रिट या लेख है वो है परमादेश हैं, मैंडेमस जिसको बोलते हैं। जब न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या निकाय को उसके लिए अभिकल्पित अनिवार्य कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश प्रदान करता है तो यह परमादेश कहलाता है। ऐसा आदेश उस स्थिति में दिया जाता है जब राज्य या कोई इकाई अपने जो उसको निर्धारित अनिवार्य कर्तव्य दिए गए हैं उसको वो निर्वाह नहीं करता है और न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विकल्प जब नहीं रहता है तो उस स्थिति में ऐसा करते हैं। इसके पश्चात जो अगली रिट है, लेख जो है वो अधिकार प्रच्छा है, उसको क्यो वारंटो भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसके कार्य की जो वैधता है उस मामले में राज्य या न्यायालय पूछताछ कर सकता है कि आपने किस आधार पर उस संस्था या व्यक्ति ने
किसी अधिकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार किसी दावे को निरस्त भी किया जा सकता है तथा पूर्व में जो दी गई सुविधाएं हैं यदि वो विधि के अनुसार नहीं है तो उनको क्या है वापस भी लिया जा सकता है। अगली जो रिट है वो है निषेधाज्ञा, जिसको प्रोहिबिशन भी कहते हैं। जब कोई उच्च श्रेणी का न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए रोकता है तो वो क्या कहलाता है, निषेधाज्ञा कहलाता है। ऐसा आदेश उस स्थिति में दिया जाता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा हो। यह प्रतिबंध न्यायिक या जो अर्ध न्यायिक करने वाले न्यायाधिकरण हैं उनके खिलाफ ही दिया जाता है। अगला जो रिट है वो है उत्प्रेषण है। जब कोई उच्च स्तरीय न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी विचाराधीन या कोई उसके निर्णय दिया गया है, वाद है, कोई मुकदमे पर उसने निर्णय दिया है, चल रहा है उसके अधीन लोअर कोर्ट में, तो उसके जो सारे कागजात फाइल जो हैं रिकॉर्ड हैं वो क्या है उच्च स्तरीय न्यायालय अपने पास मंगवा लेता है। तो ये जो लेख है वो क्या कहलाता है, उत्प्रेषण लेख कहलाता है। यह ज़्यादातर उस मामलों में होता है जिसमें विधि के अनुसार न्यायिक कार्रवाई या प्रक्रिया निष्पादित नहीं हो या नहीं हो रही हो, ऐसी स्थिति में होता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो निषेधाज्ञा है, प्रोहिबिशन है और उत्प्रेषण है, उसका प्रयोग एक साथ किया जाता है। जब कभी उच्चतम न्यायालय में ऐसा वाद चल रहा हो या ऐसा लगे कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर वाद सुन रहा है तो उच्चतर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है और वहाँ से पत्रावली मंगवाने के लिए क्या है, उत्प्रेषण जारी कर दिया जाता है। तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं कई बार। इस तरह संविधान के जो ये ऊपर के अनुच्छेद 32 और 226 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना कार्य करेगी, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए की वो गारंटी प्रदान करती है और संघीय और राज्य सरकारों के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण यदि किया जाता है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कमी होती है तो भारत का उच्चतम न्यायालय ऐसी विधि को या कानून को जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय यह देख सकता है कि कानून बनाने वाली संस्था ने अपने संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उससे बाहर जाकर तो कोई कार्य नहीं किया है। यदि कानून निर्माण करने वाली सत्ता जो है वो संविधान में जो दी गई शक्तियां हैं उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर रही या दुरुपयोग कर रही है या संविधान का उल्लंघन कर रही है या संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर रही है तो भारत का उच्च न्यायालय उनके ऐसे किए गए कार्य को शून्य या अविधि या अवैधानिक घोषित कर सकता है। यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत में कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है, जिसमें न्यायालय कानून की अच्छाई बुराई के पक्ष को नहीं देखते। न्यायालय कानून के जो विद्यमान प्रावधान हैं उसके अनुसार न्याय करते हैं, वे कानून के औचित्य पर विचार नहीं करते। हमारा संविधान अभूतपूर्व विस्तार लिए हुए है जिसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। यह संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट और सुनिश्चित विभाजन करता है। भारत का संविधान न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक, स्वतंत्र और सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के द्वारा सरकार, समाज, व्यक्ति, दूसरे और संघीय, राज्य, स्थानीय सरकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम न्यायिक पुनरावलोकन का थोड़ा मूल्यांकन करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित माना जाता है। इस संबंध में M.V. पायली ने अपनी किताब कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया में लिखा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है जितना अमेरिका में है। जहाँ तक न्यायिक पुनरावलोकन का प्रश्न है, भारत दो एक्सट्रीम जो हैं, अतियाँ हैं, ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की स्थिति है। संविधान में विशेष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को सीमित रखने की व्यवस्था के पीछे शायद यह
मंतव्य था कि न्यायपालिका को संसद बनने से रोका जा सके। इस संबंध में भारत की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही प्रकार की अतियों से बचने का प्रयास किया गया। भारत में 1967 के बाद विशेषकर बैंकों और प्रीवी पर्स से संबंधित मुकदमों के निर्णय के बाद ऐसा अनुभव किया गया कि भारत का उच्चतम न्यायालय अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की भांति असीमित शक्तियों का प्रयोग करने लगा है। कदाचित इसलिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी विभिन्न निर्णयों में यह बताने का प्रयास किया है कि संविधान के विभिन्न भागों और विभिन्न अनुच्छेदों में समानता पाई जाती है। उदाहरण के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों के तीसरे भाग और नीति निर्देशक तत्वों के जो चौथे भाग में सामंजस्य है। यद्यपि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नहीं है, फिर भी न्यायपालिका द्वारा इन दोनों के बीच में समानता या साम्यता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के समय किसी कानून को वही धारा या उपधारा रद्द कर दी जाती है जो संविधान के प्रतिकूल होती है। अमेरिका में किसी अधिनियम की किसी धारा के संविधान के प्रतिकूल होने पर सारे ही अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत के उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने ही निर्णयों को दोबारा अवलोकित कर उसकी पुष्टि या रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार है। उदाहरण के लिए 1967 में गोलकनाथ के मुकदमे के निर्णय को बाद में केशवानंद भारती मुकदमे से उलट दिया गया। इस प्रकार ये जो अधिकार है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय संविधान को सजीव, जीवंत और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार ढालने का काम करता है। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करता है। किसी भी अधिनियम का पुनरावलोकन करते समय सुप्रीम कोर्ट यह मानकर चलता है कि यह अधिनियम वैधानिक है, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन करते समय उच्चतम न्यायालय विचाराधीन अधिनियम की अवैधानिकता के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय ऊपर जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका प्रयोग किया है। भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने पर्याप्त संवैधानिक विवाद भी पैदा किए हैं, किंतु अंततः जो पूर्व में संशोधन हुए हैं उन्होंने क्या है सभी विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था कर दी है। गोलकनाथ के बाद में जो केशवानंद भारती मामला आया है उससे क्या है सब विवाद समाप्त हो गए हैं। इस संबंध में हम यही कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के कानूनों, आदेशों और कार्यों की समीक्षा करके उनकी संवैधानिकता को स्थापित करना है। भारत में सरकार के कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो इस प्रकार से जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके बारे में आप लोगों ने समझा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।